विंटर इज कमिंग और एग्जैक्टली यही फेज रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हम सबको रशिया की स्ट्रेटजी पता है, पूरे विश्व को रशिया की स्ट्रेटजी पता है किस तरह से जनवरी के अंत तक यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द डैमेज पहुंचाया जाए, ताकि विंटर्स के दौरान यानी कि ठंड के दौरान किसी तरह से वो घुटने पर आ सके बिना पावर के, बिना एनर्जी के। न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोप और वेस्ट भी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी यही फेज, यही स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीके से बनाई गई है कि अगले 2.5 महीने यानी कि नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी की शुरुआत तक किसी तरह यह अगला 2 से 2.5 महीने का फेज गुजारा जाए, क्योंकि उसके बाद लगभग 1 साल के लिए पूरी तरह से यूक्रेन, यूरोप और वेस्ट, इन तीनों को रशिया ना ही एनर्जी को लेकर और ना ही पावर को लेकर आर्म ट्विस्ट यानी कि दबाव डाल पाएगा। और इसीलिए अगले 2 से 2.5 महीने किसी तरह से निकले, इसके लिए यूक्रेन में पूरी तरह से तैयारी की गई है। और इसीलिए हमें दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी, चाहे वो इस तरह के बंकर्स को कंटिन्यू रखना हो, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है उसके बावजूद इस तरह के बंकर्स और स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किया गया है, ताकि कीव पर यानी कि राजधानी पर जब भी ज़रूरत पड़े तो जल्द से जल्द हालात को संभाला जा सके। उसके अलावा लगभग 24 घंटे के अंदर ही जब भी मिसाइल अटैक होते हैं, बॉम्बिंग्स होती है, उन एरियाज में जो कि कीव को पावर सप्लाई करते हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े जो हैं, जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो कीव के ठीक बाहर हैं। और वहाँ पर कीव रीजन जिसे कहते हैं, कीव शहर में नहीं है, कीव रीजन में है, वहाँ पर किसी तरह से जल्द 24 घंटे के अंदर में पावर को रिपेयर करके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए, इसमें यूक्रेनियंस ने अब महारत हासिल कर ली है, जिसका असर हमें दिखाई देता है किस तरह से यहाँ पर लोग नॉर्मली यहाँ पर चल रहे हैं। और जो कुछ सिचुएशन आपको दिखाई देती है किसी भी एक आम शहर में, लोग आम दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रशिया विंटर्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है यूक्रेन को। ये यूक्रेन को, यूरोप को, वेस्ट को भी पता चल गया है। इसीलिए मिसाइल्स के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस समय दी जा रही है यूक्रेन को, वो है जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स। और इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूरोप द्वारा, जिसे कहते हैं जनरेटर्स ऑफ होप, जिसके तहत 80 अलग अलग यूरोप के शहर यूरोपीय पार्लियामेंट के प्रोग्राम के तहत जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स दे रहे हैं यूक्रेन को, ताकि उन्हें ये 2 से 2.5 महीने काफ़ी अच्छे से निकल जाए। आरामदायक तो नहीं, लेकिन इतना हालत बुरी नहीं हो कि यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ जाएं रशिया के सामने। और इसीलिए जो स्पेसिफिक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो एनर्जी और पावर को किसी तरह से बैकअप प्रोवाइड करने की, और वो है जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स। और इसी के ज़रिए यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वजह से मेरे कैमरामैन कपिल बेदी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर 9 महीने का एक रेजिलियंस भी आ गया है। 9 महीने ठीक पूरे हो गए हैं युद्ध को, और उसके बाद लोगों को जीना सीखना आ गया है। चाहे वो आप फुटपाथ पे देखिए या फिर रोड पर देखिए, लोगों को पता चल गया है कि रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है और उनकी स्ट्रैटेजी, रशियन स्ट्रैटेजी को किस तरह से काउंटर करनी है अगले 2 से 2.5 महीने के लिए। वो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है, यानी कि बर्फबारी के बीच में बमबारी भले ही होते रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि अगले 2 से 2.5 महीने दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरह से 2 से 2.5 महीने रशिया ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और यूक्रेन उस 2 से 2.5 महीने के फेस को जल्द से जल्द निपटाए। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मैं आशीष सिंह, यूक्रेन की राजधानी कीव से, TV9 भारतवर्ष के लिए।